हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। मध्य प्रदेश वर्ग एक मुख्य परीक्षा 6 अगस्त को ये परीक्षा आयोजित होनी है और अगर आप इस परीक्षा को देने वाले हैं तो आपकी तैयारी उम्मीद है कि अब कंप्लीट हो चुकी होगी और मेरा अनुमान है कि अब आपको ये देखना चाहिए कि अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं उसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, ठीक है ना। एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। ये कहाँ पे आपको मिलेगी? ये आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी के स्तर को देख सकते हैं और एग्जाम से पहले थोड़ा सा आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो हो सकता है कि उससे आपको आपके एग्जाम में भी हेल्प मिले। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी टेस्ट सीरीज की। उसके अलावा अब मैं आप सभी के साथ कुछ चर्चा करूंगा सिलेबस को लेकर के, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी। और आप ये भी सोच सकते हैं कि अभी तो बिल्कुल ही लास्ट टाइम आ गया, बट कोई नहीं, अभी देखा जाए तो अभी आपके पास लगभग 4-5 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन टाइम में आप कैसे करें, क्या करें कि आप बेहतर कर पाए एग्जाम में, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। जो भी बातें मैं आप सभी से बताऊंगा, चर्चा करूंगा, उनको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद अपनी तैयारी में जो भी पॉसिबल हो आप इसमें थोड़ा सुधार करके एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज का मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या अगर आपने इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो वहां से भी जा करके आप जो है टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आइए आप लोग सेशन में ज्वाइन हो जाइए और उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है ना। और अभी तक आपने जो भी पढ़ा, इसके अलावा मैंने जैसे आज टेस्ट वगैरह दिए आप सभी को, अब उसमें से आप में से कुछ लोग टेस्ट देने के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो इस तरीके की सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आज यहाँ पे मैं आपसे कुछ करंट डाटा की भी बात करूंगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट डाटा क्या क्या आ सकता है। वैसे मैंने उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे रखे हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम में किन चीजों पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि प्रत्येक यूनिट में आप क्या क्या याद कर लें, है ना। जो भी अभी टाइम बचा हुआ है इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लें, रिवाइज कर लें, याद कर लें, और उसके साथ करंट डाटा में क्या क्या आपको ध्यान देना है, उन सभी मुद्दों पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो चलो फिर, है ना, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोग करंट डाटा की बात करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो असल में कहीं सिलेबस में डायरेक्ट तो ये नहीं लिखा है कि करंट डाटा में आपसे क्या पूछेंगे, वो क्या नहीं पूछेंगे। लेकिन जब आप सिलेबस देखेंगे, आपका जो इंडियन इकोनॉमी शुरू होता है यूनिट 13 से लेकर के, है ना, यहाँ पे हमने लिखा, चलो क्या, यूनिट 13 से लेकर के यूनिट 20। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये आपका रिलेटेड है किससे? इकोनॉमी से। और जब आप इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप करंट को नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपके सिलेबस में जो एक यूनिट नंबर है, थोड़ा सा वेट करिए, मैं देख के आपको बताता हूँ, ये है यूनिट 10, ठीक है ना। यूनिट 10 की मैं बात क्यों कर रहा, यूनिट 10 की मैं बात कर रहा इसलिए क्योंकि इसमें है आपका बजट। बजट हो गया। इसी प्रकार से थोड़ा सा और क्या बात करते हैं, हाँ, यूनिट 9 को देखिएगा। यूनिट 9 वैसे तो आपका मॉनेटरी का है, बट इसमें एक चीज मैं लिख देता हूं, आरबीआई, ठीक है ना। तो देखो, ये सब जो यूनिट है ना, ये कहीं ना कहीं करंट के पार्ट को कवर करती हैं, ये करंट के पार्ट को कवर करती हैं। और एक मिनट, एमपी का भी आ सकता है, नहीं नहीं, एमपी का तो बिल्कुल सिलेबस में ही नहीं है, तो वो कैसे पूछेंगे? एमपी का डाटा कोई भी आपके सिलेबस में नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे।
अब ये जो पार्ट मैंने बोला कि इंडियन इकोनॉमी हो गया, अब इसमें जितनी चीजें आप पढ़ते हैं उसमें करंट अपडेट्स आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बजट में जो घाटे वगैरह होते हैं, 2023-24 का बजट, जब भी आप बजट पढ़ते हैं उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यूनिट 9 आरबीआई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें जो चेंज वगैरह होते रहते हैं, जैसे रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, इस तरीके की जो हमेशा अपडेट वगैरह होते रहते हैं, तो वहां से कैसे सवाल पूछ सकता है, उन सभी मुद्दों की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आप सभी के साथ एक पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ और उसमें मैं दिखाता हूँ कि करंट में, वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्डेड दिया हुआ है, बट एक बार फिर से मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ। ठीक है? कोई चीज ना समझ में आए तो आप बताइएगा, है ना? अब ये पीडीएफ आपके कोर्स में आपको दी गई है और ये जो बजट आप देख रहे हो ये तो 22-23 का ही, आप मत देखिएगा, आप फाइनली देखिएगा बजट 2023-24। और बजट 2023-24 जब देखिएगा तो उसमें पहली चीज तो आप देख लीजिएगा एक पॉइंट में कि बजट की साइज क्या है। ठीक है ना? बजट की साइज ये मैंने हाईलाइट अभी किया हुआ है ना, तो बजट की साइज एक बार आप देख लेना। और बजट की साइज देखने के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे इस पीडीएफ में, मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा। अब देखो इधर आपको क्या क्या ध्यान देना होता है, इधर ध्यान देना होता है कि जैसे कि 1 रुपया सरकार की आमदनी हो रही है, तो वो सबसे, उसमें शेयर सबसे ज्यादा किसका है, तो आप देखेंगे कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, इन दोनों का बिल्कुल इक्वल है ना? निगम कर की आप बात कर लें, आयकर की बात कर लें, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये फर्स्ट पे नहीं है। अगर टैक्सेस की बात करेंगे तो अभी भी जीएसटी जो है टॉप पे है। ठीक है ना? तो जीएसटी को आपने देख लिया नंबर 1 पे। और वैसे देखेंगे आमदनी में तो उधार और अन्य देयताओं से जो है, उधार और अन्य देयताओं से आज भी सरकार की सबसे ज्यादा प्राप्ति हो रही है। लेकिन अगर वैसे बात करेंगे जैसे टैक्सेस वगैरह को लेकर के, तो जीएसटी नंबर 1 पे आपका आ जाएगा और निगम कर और इनकम टैक्स से संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे है। तो ये थोड़ा बातें आप ध्यान में रखना, अपने एग्जाम से पहले ऐसी चीजें आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा जैसे सरकार अगर 1 रुपए खर्च कर रही है तो वो किधर को खर्च करेगी, तो आप देखोगे इसमें ना, तो सबसे ज्यादा देखो ब्याज अदायगी, हमेशा से यही होता है, सबसे ज्यादा ब्याज अदायगी पे जाएगा। उसके बाद जाएगा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो कर और शुल्क है उनमें जो राज्यों का हिस्सा होता है। उसके बाद जाएगा केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं। तो ये 3 चीज आप ध्यान में रखना, जो बड़ी बड़ी 3 योजनाएं हैं। सब्सिडी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख सकते हो, साइड में लगा सकते हो सब्सिडी को, इतनी चीज आप इधर देख लेना। ठीक है? अभी आप लोग कमेंट ना करिए या कर दीजिए, मैं ये पढ़ाने के बाद आपके कमेंट पढ़ूंगा। उसके बाद देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि आपके एग्जाम में बजट को एक अलग से यूनिट में लिखा गया है, यूनिट 10, जैसा कि मैंने आप सभी से चर्चा किया। अब इसमें आप देख लेना कि जो आपका राजकोषीय घाटा है उसका टारगेट क्या है 2023-24 के बजट में, 5.9% ऑफ टोटल जीडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट देख लेना, 2.9% ऑफ टोटल जीडीपी। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, 1.7% ऑफ टोटल जीडीपी। और प्राइमरी डेफिसिट 2.3% ऑफ टोटल जीडीपी। ये आप याद रखिएगा, ये चीज आप याद रखेंगे, इस पर्पज से याद रखेंगे कि आपके एग्जाम में अगर वो पूछते हैं मैच करा के या जैसे भी, तो आप इजिली बता सके। उसके बाद कर प्राप्तियों में रुझान देखो, ये है आपका कि डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा आता है, तो आप देख सकते हो डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा सरकार की आमदनी होती है। फिर देखो इस बजट में एक नई बात की गई थी सप्तऋषि की, है ना? सप्तऋषि की जो बात की गई थी, तो उसमें 7 क्या क्या वो पिलर्स हैं, आप ये जो 7 चीजें हैं इनको ध्यान रखना। समावेशी विकास हो गया, अंतिम छोर तक पहुंच हो गया, युवा शक्ति पे ध्यान देना है, वित्तीय क्षेत्र हो गया, हरित विकास हो गया, क्षमता उभारना, अवसंरचना और निवेश। तो ये सप्तऋषि के अंतर्गत 7 प्राथमिकताएं हैं, इनको आप ध्यान में रखना। ठीक है? उभरते सितारे फंड वगैरह तो पुरानी चीज है, मुश्किल है पूछे। अब ये देखो रेपो और रिवर्स रेपो, ये जो डाटा है ना, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये तो हर 2 महीने पे अपडेट होता है, तो आप इसमें क्या याद करें। मेरा रिकमेंडेशन आप सभी को ये है कि आप इसमें याद करें फरवरी वाला। ठीक है? ये आपके सामने फरवरी का डाटा है ना? फरवरी का 13 फरवरी को आरबीआई के द्वारा जो डाटा जारी किया गया है,
तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा बैंक रेट कितना है, ठीक है ना, सीआरआर कितना है, बैंक रेट देखेंगे 6.75%, सीआरआर देखेंगे 4.5%, एसएलआर देखेंगे 18%, रेपो 6.5%, रिवर्स रेपो 3.35%, उसके बाद एमएसएफ 6.75 और एसडीएफ 6.25। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और ध्यान में ये रखिएगा फरवरी वाला जो मैंने बताया, क्योंकि अभी देखेंगे फरवरी के बाद फिर से आया था, है ना, तो ऐसा नहीं है। आप ये चीज याद रखना, क्योंकि बिल्कुल ही लेटेस्ट वो नहीं पूछेंगे। ओके, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या डिजिटल रुपी वगैरह शुरू किया गया था, ये नॉर्मल सी बात है ना। आपने शायद देखा भी होगा, आपके बैंक वगैरह से मैसेज आया होगा इससे रिलेटेड, तो आपने देखा होगा। सर स्क्रीन बहुत छोटी दिख रही है, नहीं ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, स्क्रीन तो पूरी दिख रही होगी, है ना। थोड़ा कंप्रोमाइज करिए, बाकी मैंने वीडियो तो दे रखे हैं। लीजिए थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया अभी। चलिए अब चलते हैं। तो ये डिजिटल रुपी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। दक्ष एप्लीकेशन क्या है जानते रहिएगा, आरबीआई से रिलेटेड है। और ये देखो डब्ल्यूटीओ जब आप पढ़ते हो ना, तो 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे होती है, जेनेवा में होती है, याद रखना। भारत की तरफ से इसमें फिशरीज से रिलेटेड मुद्दे वगैरह उठाए गए थे। अभी रिसेंट में उसकी रिपोर्ट आई है कि वो चीजें एक्सेप्ट बहुत ठीक तरीके से नहीं हुई है, ठीक है ना। इनको पहचानते रहिएगा, नगोजी ओकोंजो इवेला, इनका नाम थोड़ा बेहतरीन टाइप का है। तो ये कौन है, ये है डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल। तो इनको याद रखिएगा, मान लीजिए पूछ लेता है कि कौन है, तो आप बता ले जाएं, ठीक है ना। पीएलएफएस रिपोर्ट है जो बेरोजगारी से रिलेटेड होती है, तो 2021 की ये रिपोर्ट है। और इसमें टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है उसकी मैंने बात किया, 4.2% है ना। ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये आपको पीएलएफएस इसलिए देखना क्योंकि आपके सिलेबस में बेरोजगारी है, इसलिए वो डेटा करेक्ट लेटेस्ट वाला पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो ये आपका क्या है, ठीक ठीक, वो पीएलएफएस जो मैंने दिखाया वो आपका 2021 के लिए था, ये 21-22 के लिए है। वो 2021 में 4.2% हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर थी, अभी 4.1% हो गई है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर वो 20-21 का पूछे तो भी आप बता देना, 21-22 का पूछे तो भी आप बता देना। अब ये देखो अलग अलग चीजें हैं, है ना, कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना, शहरी क्षेत्र में कितना। अगर आप याद कर पाए तो इसको कर लीजिए, ना कर पाए कोई दिक्कत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आपका हो सकता है एमएसएमई में, जो इसका उद्योगों का निर्धारण किया जाता है ना, कि किसको आप लघु उद्योग बोलेंगे, किसको मध्यम बोलेंगे, किसको सूक्ष्म बोलेंगे। तो ये चीजें डेफिनेशन लिखी हुई है। सूक्ष्म उन्हें बोलेंगे जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश ना हो और 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर ना हो। फिर लघु बोलेंगे कि 10 करोड़ से अधिक का निवेश ना हो और 50 करोड़ से अधिक का टर्नओवर ना हो। फिर मध्यम बोलेंगे 50 करोड़ से अधिक का निवेश ना हो और टर्नओवर उसका 250 करोड़ रुपए से ना हो। तो ये आप याद रखना, एमएसएमई एक्ट से रिलेटेड ये पूछ सकता है। ये देखो यहाँ पे पुरानी क्राइटेरिया और नई क्राइटेरिया सब कुछ लिखी हुई है। नोट्स आपको पहले भी ये दी गई है, आप नहीं पढ़े हैं तो देख सकते। एमएसएमई से रिलेटेड कुछ योजनाएं चलती हैं, तो आप एक निगाह से इन तीनों योजनाओं को याद रखना, मान लो वो सवाल पूछते हैं। अब देखो एचडीआई है ना, एचडीआई इसलिए पढ़ना है कि यूनिट नंबर 20 में क्या दे रखा है कि भारत का इसके पड़ोसी देशों से क्या संबंध वगैरह है। तो ये चीज आप कैसे देखोगे, उसका एक क्राइटेरिया देखो, मानव विकास सूचकांक भी हो सकता है। तो इसमें आप देखना इंडिया का रैंक आपका 132 है, और स्पेशली कंपेयर करना था चाइना से जो कि 79 है, और पाकिस्तान से करना 161 है। तो ये थोड़ा सा डाटा याद रखना। बाकी श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब का भी आप देख पाए तो देख लें। तो ये आपका एचडीआई हो गया। हंगर इंडेक्स आपसे पूछ सकता है, तो इसमें भी देखें इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का जो रैंक है वो है कितना, 107। ये आपका हंगर इंडेक्स हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडिया का रैंक इसमें है 40। सारी चीजें मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी हैं। एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे, इंडिया का रैंक कितना है, 62 रैंक है, इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद देखो नीति आयोग के द्वारा जो पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है ना, पहले जारी, अभी तो एक लेटेस्ट भी आया है, लेकिन अभी वो रिसेंट में आया है, तो इतना लेटेस्ट नहीं पूछेंगे एग्जाम में। तो ये आप देखना, बिहार उस टाइम टॉप पे था, झारखंड सेकंड पे, यूपी आपका हो गया। फिर एमपी का देखना
कितने परसेंट ऐसे लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे। तो उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, ये 36.6 हो गया है ना। तो ये नीति आयोग का एमपीआई हो गया, मध्य प्रदेश का याद रखना, ठीक है ना। ये देखो नीति आयोग का जो एमपीआई है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। बिहार हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आना है ना। हंगर इंडेक्स का मैंने बता दिया, इंडिया का रैंक और भी जो पड़ोसी देश हैं इन सबका रैंक क्या स्थिति है। अब ये देखो हैप्पीनेस रिपोर्ट एक आती है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में आप देख लेना इंडिया है कितने पे, इंडिया है 136 पे, श्रीलंका 127, पाकिस्तान 121, नेपाल 84, अफगानिस्तान, सबका इधर लिखा हुआ है। तो आप इन सबका देखते रहिएगा कि कहाँ पे कितनी ज्यादा खुशहाली। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपके लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में पर्यावरण से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। तो ये यहाँ से पूछ सकता है। देखो 17 लक्ष्य होते हैं, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करेंगे तो ये जो डाटा है ना, देखो ये 2022 का है जिसमें इंडिया 121 रैंक पे था, लेकिन 2023 का डाटा की बात करेंगे तो 23 में इंडिया का रैंक हो गया है 112। तो ये भी याद रखना, आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स है जिसमें आप देख लेना केरला की क्या स्थिति, तमिलनाडु, चलते चलते आप आकर के थोड़ा सा मध्य प्रदेश का भी स्थिति आपको देखना है कि उसका स्कोर क्या है ना। तो आपका मध्य प्रदेश किधर इसमें मिलेगा, ये है। अभी इसको काउंट कर लेना आप किस नंबर पे है ना। और बाकी इसका स्कोर वगैरह देख लेना, थोड़ा सा खराब स्थिति में है ना। थोड़ा सा ये लिखा हुआ है ना परफॉर्मर वाली स्थिति में है, तो बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं। उसके बाद देखना जीएसटी रेट वगैरह तो आप सभी जानते ही हैं, पूछ सकता है इसलिए इधर मैंने लिख दिया है। मेनली देखो इसमें क्या होता है, 5, 12, 18, 28, बस 0% को भी काउंट कर लो तो 0, 5, 12, 18, 28, इसको भी आप याद रखना जीएसटी में। ओके, एक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें इंडिया का रैंक देख लेना क्या है, 131 है, ठीक है ना। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में इंडिया का रैंक आप देख लेना 37 पे पहुंच गया है। बस ये रैंक याद रखिएगा और थोड़ा सा याद कर पाए तो देखना कि कौन सी संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में देखना इंडिया का रैंक क्या है, 135 है ना, 135, 135, ठीक है। ये चीज हो गया। इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला, क्यों मिला, बहुत पहले भी आपको पढ़ा रखा है, एक बार फिर से इनके नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये ऐसा सवाल है कि वो पूछ सकते हैं बिना किसी संदेह के। विदेशी मुद्रा भंडार आपसे बराबर पूछ सकते हैं कितना है कितना नहीं है। तो देखो अगर इकोनॉमिक सर्वे को बेस बना के पूछते हैं तो दिसंबर 2022 तक 562 दशमलव कुछ था, आप इसको बोल सकते हो कि दिसंबर 2022 के आसपास ये 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व था, है ना। करंट का तो बिल्कुल पूछेंगे नहीं क्योंकि वो भी पूछेंगे तो इसी हिसाब से कि आप जो है डाटा से अपडेट रहें। बाकी सबसे ज्यादा कहाँ पे, चाइना में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। क्या क्या शामिल होता है फॉरेक्स रिजर्व में देख लेना, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, एसडीआर, वो सारी चीजें। और मैंने बोला ना कि इकोनॉमिक सर्वे हमारा कहता है कि 563 बिलियन यूएस डॉलर। अब देखो ये क्या है आपका, ये है जैसे कि 2022-23 में, 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कितनी प्राप्त हुई है, 7.2% की प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। ओके, हाँ, इसमें इतना देखना। और फिर ये क्या, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, इसमें थोड़ा सा जो भी चीजें हैं इनको आप देख लेना कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति रहा, 23 में 1.7 से 24 में 2 इंडिया के लिए क्या बोला इन्होंने कि 6.9% की ग्रोथ 22-23 में, जो कि एक्चुअल में 7.2 की प्राप्त हुई, है ना। 23-24 के लिए 6.6 का अनुमान है इकोनॉमी ग्रोथ इंडिया का, तो जो भी होगा वो तो अगले साल पता चलेगा। आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आता है ये तो हर 2 महीने पे आता रहता है, तो कितना याद करेंगे इसमें, है ना। अभी आगे दिखाऊंगा कि आप क्या याद कर लें। देखो इसमें तमाम चीजें हैं, ध्यान किधर देना है, ये देखो आप, ये एक है आपका जनवरी 2023 का और ये है आपका अप्रैल 2023 का। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अप्रैल 2023 का याद कर लो। अभी आपने देखा होगा रिसेंट में ये आपका जुलाई में फिर से इनका आ गया, है ना। तो उसमें इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, बट ये चीज ध्यान में रखना कि चाइना के बारे में क्या फोरकास्ट किया आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, और इंडिया के बारे में क्या किया, सारी चीज एक बार आप देख के नोट कर लेना।
ठीक है, ये चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं अगर पेपर बनाने वाले बढ़िया से बनाते हैं तो। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक सर्वे हमारा ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया के लिए जो भी किया था, इकोनॉमिक सर्वे में अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग किया था, है ना। तो इसको आप चाहें तो देख लें, वैसे मुश्किल है कि पूछे। ठीक है, उसके बाद फिर आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया था 22-23 के बजट पे आधारित, चलो इसको आप छोड़ सकते हो, कोई नहीं। है कि ये चीज देखना, मनरेगा से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में, तो इनको थोड़ा सा याद रखना कि अगर लेटेस्ट सवाल मनरेगा से रिलेटेड बनाएंगे तो ऐसे पूछ सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, पीएलएफएस रिपोर्ट हो गया, है ना, पीएलएफएस रिपोर्ट हो गया। चलो, एक राष्ट्र एक उर्वरक हो गया। ओके, नेक्स्ट ये शेयर सूचकांक वगैरह हो गया, अब इतना डिटेल नहीं पूछ। चलो, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बातें, ये 15th फाइनेंस कमीशन में जो फंड वगैरह मिला, किस राज्य को कितना मिला, ये उसका पूरा लेखा जोखा है। अगर आप चाहें तो मध्य प्रदेश का याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये है 7.85%। तो इसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के पर्पज से कि 15th फाइनेंस कमीशन में कितना शेयर मिला। अब ये कृषि जनगणना की रिपोर्ट है, अभी 11वीं कृषि जनगणना की रिपोर्ट जुलाई 2022 से चल रही है। ठीक है ना, किसको सीमांत जोत बोलेंगे, किसको लघु, किसको बड़े जोत, वो सारा इधर लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लेना एग्जाम से पहले। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या, चलो ट्रेड पार्टनर वगैरह का कुछ कहानी है इसमें। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड, ये गैप वगैरह है कुछ, है ना, चाइना से सबसे ज्यादा हो रहा है ना, गैप है, ध्यान रखना गैप। भारत के 5 शीर्ष निर्यात, यानी भारत किन 5 देशों में सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है, ये उसका डाटा है, एक बार आप देख लेना। उसके बाद फिर देख लेना कि सर्वाधिक आयात किन किन देशों से हो रहे हैं, और इसी में ध्यान रखना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है अमेरिका है, पहले वो चाइना हुआ करता था। ये थोड़ी और कुछ बातें हैं ट्रेड से रिलेटेड। चलो ठीक है, अब कौन कौन सी 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका सर्वाधिक आयात होता है या निर्यात होता है, तो इस उसका लेखा जोखा है, इकोनॉमिक सर्वे से ये चीजें ली गई हैं, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे। हाँ, ये विदेश व्यापार नीति एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये लेटेस्ट चीज है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, मैंने इसको आपको डिटेल में पढ़ाया, उम्मीद है आपने नोट किया होगा। नहीं किए हैं तो चाहे तो आप वो क्लास देखें, या ये नोट्स भी आपके पास है करंट का, तो इससे भी आप देख करके एक बार अपना नोट से रिवाइज कर लेना। जो चीजें हाईलाइट हुई है, जैसे कि 2030 तक सरकार जो है, जो सरकार का निर्यात है उसको $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने के पक्ष में है। और भी तमाम बातें की गई हैं, जैसे 4 नए शहर फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को निर्यात उत्कृष्टता शहर के अंतर्गत शामिल किया गया है, पहले से भी और शहर चल रहे थे। ठीक है, एफडीआई का है, सिंगापुर से सर्वाधिक प्राप्त हुआ है, सिंगापुर से, है ना, उसके बाद मॉरिशस से, यूएई से, यूएसए से। तो ये तो पार्ट 1 हो गया आपका करंट का। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पे। वेट, पार्ट 1 आपका हो गया, अब पार्ट 2 पे भी कुछ बातें हम लोग करेंगे कि पार्ट 2 पे क्या क्या आपको देखना है ना। चलो एक बार आप लोग का कमेंट देख लेता हूं, उसके बाद सर इस क्लास की पीडीएफ भी डाल दीजिएगा। अरे क्लास की पीडीएफ कितने दिन से पड़ी है आपके कोर्स में, पीडीएफ भी पड़ी है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी पढ़ा है, ठीक है ना। सर कोर इकोनॉमी में जो 8 सेक्टर, 8 कोर उद्योग होते हैं, उनका परसेंटेज भी आ सकता है, आ सकता है। अगर वो बहुत ही ज्यादा करंट ओरिएंटेड सवाल बनाते हैं तभी आ सकता है, अदरवाइज नहीं। सर टोटल 39 थे या 43, समझा नहीं क्या, 39। चलो अच्छा, ये सेकेंड पार्ट एक बार देख लो आप लोग कि इसमें क्या क्या फोकस करना है, और उसके बाद कुछ और बातें करते हैं। करंट में जितनी बातें बोला मैंने ना, अब देखो एक ये थोड़ा सा इंडिया का गुणगान किया गया है कुछ बातों पे, तो ये हो सकता है सवाल पूछ, है ना। जैसा कि मैंने बोला कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट के बारे में थोड़ा माहौल बनाया गया है, तो इस माहौल से आप भी दूर ना रहें, समझ के रखें कि हमारी ये इंडियन इकोनॉमी है 7.2% की दर से ग्रोथ रेट अचीव करी है। ठीक है, इंडिया का अपना, ये किस वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं, 2022-23 की बात कर रहे हैं, है ना।
इसी में और भी आप देख सकते हैं जो अच्छी अच्छी इकोनॉमी है, जैसे यूके हो गया, मैक्सिको, चाइना। चाइना हमारा जो प्रतिद्वंदी है चीन, चीन की क्या स्थिति रही? चीन ने 3.0% यानी 3% की दर से विकास की प्राप्ति किया। ब्राजील 2.9, यूएसए 2.1। तो ये तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, सबकी स्थिति खराब है। केवल हमारी इंडियन इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है और बातें सही भी हैं। नेक्स्ट आप देखना कि कुछ टाइम पहले गुणगान हुआ था थोड़ा सा कुछ और बातों को लेकर के, है ना। अब जैसे एक ये समझना कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, और जीडीपी का साइज काफी टाइम से आपने सुना होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी 2023 के मार्च तक 3.5 ट्रिलियन के आसपास हम लोग हैं, उपस्थित हैं, ठीक है ना। उसके बाद वित्तीय वर्ष में जो अनुमान लगाया गया था 7% का, लेकिन एक्चुअल में 7.2% की दर से हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ किया, क्या, 2022-23 में, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, ठीक है। पिछले वर्ष का देख ही लिया आपने, ओके। और क्या देखना है इसमें? ये चीज देखना आपको, मैंने इसका रिकॉर्डेड सेक्शन दिया है, एक बार आप लोग वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप चाहें तो पार्ट 2 का जो है उसको देख लेना। इसमें क्या है ना, जैसे कि राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम। अब ये हल्ला क्यों मचा था ना, क्योंकि हल्ला इसमें इसलिए मचाए थे कि सरकार ने ये बोला कि 2014 शायद लिया था ना, वहां से लेकर के, हाँ 14 ही लिया था, बोला कि 2014 से लेकर के 2014-15 से लेकर के 22-23 तक में राष्ट्रीय आय दोगुनी हो गई, ठीक है ना। तो ये जो राष्ट्रीय आय दोगुनी हुई है, ये तो आप देख पा रहे होंगे, अगर ये है 1,70,620 रुपए, ये किस पे है? करंट प्राइसेस पे है। और कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे तो 96,522। ये जो दोनों मैंने राउंड किया ना, ये याद रखना आप, ये किसके बारे में है? ये पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में है ना। तो ये थोड़ा सा न्यूज में रहा था, चर्चा में रहा था, इसलिए याद रखना दोनों डाटा। कि अभी पूछे कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो अगर पूछता है वर्तमान मूल्य पे 1,70,620, और अगर पूछता है स्थिर मूल्य पे 96,522, ठीक है ना। ये 22-23 का पहला जो अनुमान था उसके अकॉर्डिंग है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ओके। अभी ये दूसरा अनुमान आ गया था, तो दूसरे अनुमान को चाहे तो देखें, या जो मेन वो जिसपे हल्ला मचा था उसको देखना। अभी देखो कृषि का क्या ग्रोथ रेट रहा 22-23 में, इसको थोड़ा सा देख लेना। मैन्युफैक्चरिंग का, ये थोड़ा सा जो हाईलाइटेड चीजें हैं ना, इनको आप देख लेना। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में देखना गोवा, उसके बाद सिक्किम, दिल्ली, सबसे कम में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो ये चीज भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और क्या देखना है? राज्यों के प्रति व्यक्ति आय। अब राज्य में प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे कितना, वो हाईलाइटेड किया है मेन मेन। इधर आप एमपी का भी हाईलाइट कर लेना, ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का भी हाईलाइट करके आप देख लेना, ओके। ये कुछ चीजें हैं, इनको आप देख लेना। चलो नेक्स्ट, अब ये देशों का है कुछ कि क्या स्थिति है, तो देखना एक जगह इंडिया की रैंक जो है वो 5th पे है, और एक जगह 3rd पे है। पीपीपी के दर से देखेंगे तो तीसरे रैंक पे है, और इधर ओवरऑल राष्ट्रीय आय की दृष्टि से देखेंगे तो ये 5वें नंबर पे है। तो ये दोनों डाटा भी आप याद रखना कि मान लीजिए अगर वो पूछते हैं क्लास देखूं इकोनॉमी की कि दूसरी पढ़ाई करूं, 3 को एग्जाम है, नहीं आप अपना पढ़ाई करिए, 3 को आपका एग्जाम है, ठीक है ना। चलो सर, थोड़ा सा बेरोजगारी के प्रकार, ओके, ठीक है। तो ये डेटा आपने देख लेना। उसके बाद फिर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, अब इतना डिटेल में नहीं जाना। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में थोड़ा सा देख लेना, क्या होता है, कैसे होता है, नोट्स दी गई है ना। 8 प्रमुख उद्योग जो होते हैं, 8 कोर उद्योग, उसमें देख लेना क्या क्या शामिल होता है। ये याद रखना कि 8 कोर उद्योगों में क्या शामिल है और क्या नहीं है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद जनवरी 2023 का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का कुछ डाटा है, उसको आप देख लेना, भारांक वगैरह, है ना। अब ये 8 कोर उद्योग जो हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, इनको याद रखना, ठीक है ना। कि 8 कोर उद्योग, एक बार किसी एग्जाम में पूछा था कि इनमें से कौन सा
8 कोर उद्योगों में शामिल है या नहीं है। तो ऐसी चीज आप ध्यान में रखना कि कौन शामिल है कौन नहीं है, ये चीज आपका क्या पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वही 8 कोर उद्योग का भारांक वगैरह है, किसको कितना भारांक मिला हुआ है, ये रैंकिंग मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन। सारी चीज मैंने ऑलरेडी इसमें पहले से लिखी हुई है, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद कर लेना। क्योंकि देखो इंडस्ट्री आपके सिलेबस में है और कोर जो ट्रेडिशनल पार्ट है इकोनॉमी का वो आपने खुद से भी बहुत पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा करंट पे फोकस कर लेना। ओके, अब ये देखो जीबीए में कितनी ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है, इधर आप छोड़ सकते हो, इधर बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, 12 महारत्न कंपनियां हैं, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि इन 12 का आप नाम याद कर पाओ तो आप याद कर लीजिए, अच्छी बात है, नहीं कर पाते कोई बात नहीं। 12 नवरत्न कंपनियां भी हैं, आप चाहें तो इनका भी नाम याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये खनिज वगैरह का डेटा है और ये खनिज वगैरह नहीं पूछेगा, ठीक है ना, खनिज वगैरह आप स्किप कर सकते हो। ये मैंने पढ़ाया था दरअसल झारखंड वालों को, है ना, तो वहां पे बताया था। अब ये खनिज वगैरह तो मुश्किल है कि आपसे पूछे। एफडीआई का ये थोड़ा सा देख लेना कि 22-23 के अनुसार सबसे ज्यादा सिंगापुर, फिर मॉरिशस, यूएसए, वो सारी चीजें इधर लिखी हुई। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा आया हुआ है ना। किस राज्य में सबसे ज्यादा, कर्नाटक में, उसके बाद महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में। तो एफडीआई से रिलेटेड चीजें आपको देखनी, इतनी चीजें आप ओवरऑल जो है करंट डाटा में देखिएगा। ठीक है ना। अभी देखो 12-12 आप याद रखना, ठीक है, महारत्न और नवरत्न को आप 12-12 याद रखना। चलो सर, पिछला जो पढ़े हैं सब भूल जाता है, अब कैसे तैयारी करें, केवल 3 दिन बचे हैं। मैंने बहुत पहले से आप लोगों को एक बात बताई थी, क्या बताया था कि सर बेरोजगारी इकोनॉमी में ही आएगी ना। हाँ जी, बिल्कुल इकोनॉमी में ही आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को एक बात बोली थी ना कि आप करंट के जो सॉरी, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इनके आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। और अगर आपने वो शॉर्ट में नोट्स बनाए होंगे तो आज वो नोट्स आपको रिवाइज करने चाहिए। मेरा सजेशन आप सभी को यही है कि उनको आप रिवाइज करें, ये सबसे यूजफुल रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है ना, जितना रिवाइज करेंगे उतना बेहतर। साथ ही साथ जैसे टेस्ट वगैरह जो भी हैं, अब जैसे 5 टेस्ट मैंने आपको दिए, ठीक है, 5 टेस्ट हो गए, इन 5 टेस्ट को आप दीजिएगा। इसके पहले जो एचएस टेट के टेस्ट दिए गए थे, एचएस टेट के जो टेस्ट थे उनको भी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि माइक्रो माइक्रो ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमी, स्टैटिक्स, ये सारी चीजें उधर भी थी, तो उनको भी प्रैक्टिस करिए। और इनमें जो नए क्वेश्चन बनते हैं उनको वेरीफाई करिए, अपने तरीके से चेक करिए। जो भी 3-4 दिन बचा हुआ है ना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नया पढ़ने के चक्कर में आप ना पढ़ें। आप कोशिश ये करें कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप कैसे रिवाइज कर पा रहे हैं। करंट के डाटा वगैरह थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे इंडेक्स, रैंकिंग रिपोर्ट, ये सारी चीजें आप याद रखना। सर नोट्स तो बनाए, नोट्स आपने अगर बनाया है ना तो उसको रिवाइज करिए ना, क्योंकि मैंने बोला था शॉर्ट में नोट्स बनाने का, तो उसको आप रिवाइज करिएगा। ठीक है ना। सिलेबस की अगर आपकी बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे तो देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चीजें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पहले से भी पढ़ते आए हो, एचएस स्टेट में भी सब कुछ था। जो आज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये सारी चीज आपने एचएस स्टेट के लिए भी पढ़ी थी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका तैयार होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। माइक्रो में लिमिटेड चीजें रखी गई हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। सर जो 4-5 सवाल आते हैं करवा दो। कौन से 4-5 सवाल? सर मार्केट के कर्व टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। मार्केट के कर्व टाइप सवाल में प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है, मैं कल मार्केट का सवाल करवा देता हूँ। ठीक है ना, कल मैं मार्केट के कुछ क्वेश्चंस लेके मैं उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। नोट्स आधे अधूरे हैं तो अभी उनको पूरा मत करिए, आधे अधूरे हैं उनको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी उनको पूरा ना करिए। एक तो आपको नोट्स रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी चीजें याद नहीं रहेंगी, जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। फिर तो आप डिमोटिवेट होंगे अगर आपसे सवाल गलत होंगे तो, है ना। तो नोट्स अपना पढ़िएगा।
मार्केट में कल मार्केट के क्वेश्चन करवा दूंगा, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लेके मैं करवा दूंगा। कैलकुलेशन वाले सवाल कौन से? एक तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का आपको आ सकता है मैथमेटिकल में, तो उसमें देखो आपको वो आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करना, ठीक है ना। दंड, ये तो मैंने पढ़ाया है ना, दंड आलेख बता दीजिए और आयत चित्र, ओके। और बताइएगा कंज्यूमर सरप्लस के सवाल, कंज्यूमर सरप्लस के सवाल के बारे में आप बात कर रहे हैं ना। वैसे देखो आपके सिलेबस में प्रॉपर तरीके से कंज्यूमर सरप्लस है नहीं, ठीक है, सांख्यिकी के सवाल नहीं बन रहे हैं। सांख्यिकी के सवाल देखो, सांख्यिकी में जो सवाल हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो जो शुरुआत के टॉपिक हैं, ये जो आयत चित्र हो गए या तमाम तरीके जो हो गए, इन सब की अगर बात करें तो इसमें तो जो है प्रॉब्लम आपको मान लीजिए थोड़ा बहुत हो, लेकिन जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, अपकिरण की माप, प्रायिकता, सहसंबंध, प्रतीपगमन, ये सब तो ढंग से मैंने पढ़ाया हुआ है। एचएस टेट में भी पढ़ाया था, एचएस टेट में भी पढ़ाया था, और इधर भी उसी का रिकॉर्डेड दिया, कुछ क्लासेस पढ़ाई, तो ये तो आपका हो जाना चाहिए। सर हरात्मक और गुणोत्तर माध्य भी बता दीजिएगा, सारी चीजें तो ये पढ़ाई हैं, आप लोग एक बार वीडियो देखिए ना, क्या दिक्कत है। एक बार आप लोग वो जो भी टॉपिक नहीं आता है ना, एक बार फास्ट मोड में करके वीडियो देख लीजिए, ठीक है, और सवाल सॉल्व करिए, ठीक है ना, ये प्रयास करिए, सवाल सॉल्व करिए। कोई चीज नहीं आ रही है, ठीक है ना, सर एक बार फार्मूला का रिवीजन करवा दीजिएगा। चलो देखते हैं, देखो कल तो मैं मार्केट का क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक्स का आपका करवा देता हूं, एक ही क्लास में स्टैटिक्स के सभी फार्मूले, ठीक है। तो ये दो प्रॉमिस है मेरा। कल तो मैं मार्केट का करा देता हूं, मार्केट में मार्केट के साथ मैं कंज्यूमर सरप्लस को भी ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का जो मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है उसको भी ऐड कर लूंगा, और परसों की क्लास में मैं आपको स्टैटिक्स का जो भी फार्मूला है या जो भी चीजें हैं वो मैं आपको 3 तारीख को यानी परसों करवा दूंगा। और काफी लोग ऐसे होंगे जो कि जैसे एग्जाम आपका कब है, 6 को है ना, तो कुछ लोग हो सकता है कि 4 को ही निकलें, तो 3 तक तो आपकी प्रॉपर क्लासेस होनी ही चाहिए, है ना। तो एक मैं कल मार्केट का और कुछ चीजें, और नेक्स्ट क्लास में मैं स्टैटिक्स का करवा देता हूं, ठीक है। मिनी रत्न इंडिया में देखो, हाँ इंडिया में आप पूछ रहे हो ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। हाँ वही मैंने बोला ना, कुछ लोग निकलोगे 4 को, ये आप लोगों ने कई कमेंट किए ना मिनी रत्न को लेकर के। मिनी रत्न, तो मिनी रत्न में देखो 2 पार्ट होते, ओवरऑल देखो मिनी रत्न में कितने अभी हैं, 74 हैं, ठीक है ना। और इसमें 2 होते हैं, एक तो होता है मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 1, और एक दूसरा क्या होता है मिनी रत्न 2, रत्न 2। तो एक में हो जाता है आपका 62 और एक में हो जाता है 12, तो ये टोटल 74 है। सो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा ये चीज। चलो 5 को निकलेंगे आप भोपाल के लिए, 4 को निकलेंगे मंदसौर से, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सब निकल रहे हैं। चलो अभी देखिएगा आप लोगों का वो सेंटर कब आएगा, उसमें ये पता चल जाएगा ना कि कितने लोगों का एक ही कॉलेज में या एक ही इंस्टीट्यूट में सेंटर गया है, तो आप लोग आपस में मिल भी लेंगे। किस चैप्टर से ज्यादा सवाल बन सकते हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, ये मैं आज की क्लास में बताने वाला था। देखो सबसे ज्यादा जो सवाल बनने, वो मैं क्रम से लिख दे रहा हूं। एक तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको आप टॉप पे रखिएगा, सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र से। उसके बाद आपके सवाल बनेंगे अर्थव्यवस्था से, ठीक है ना, उसके बाद आपके अर्थव्यवस्था से सवाल बनेंगे। इसी में आप करंट डाटा भी ऐड करना, करंट डाटा,
अगर वो पूछते हैं, जैसे एक बात आपको बताऊं ना, जो आपका ये सिलेबस है, ये वही सिलेबस है जो केवीएस में होता है। और केवीएस में ना खूब करंट डाटा के सवाल आते हैं, करंट डाटा के सवाल केवीएस में आते हैं। तो ये नंबर 1 पे आप ध्यान में रखना व्यष्टि अर्थशास्त्र, सेकंड पे आप ध्यान में रखना इकोनॉमी, थर्ड पे जो सवाल बन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग वो बनेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से। फोर्थ पे आप रख सकते हो क्या, ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को, और इसमें आप बीओपी वगैरह को इंक्लूड कर लेना। इधर फिर आप रख सकते हो क्या, स्टैट्स को, यानी कि सांख्यिकी को, सांख्यिकी को, ठीक है ना। उसके बाद ये 5 हो गए ना। छठवें पे आप रख सकते हो क्या, मौद्रिक अर्थशास्त्र को, छठवें पे आप क्या रख सकते हो, मौद्रिक। सातवें पे आप रख सकते हो क्या, जो लोक वित्त का पार्ट है जिसे आपने बजट वगैरह रखा। अब ये देखो लोक वित्त और मौद्रिक अर्थशास्त्र ये लगभग आसपास ही आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पढ़ाई में वेटेज दीजिएगा, सवाल लगभग इसी तरीके से बन सकते हैं, ठीक है ना। और आपने पूछा किस चैप्टर से ज्यादा सवाल बन सकते हैं, तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करोगे ना, तो इसमें तो हर एक चैप्टर ही महत्वपूर्ण है, हर एक चैप्टर ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको देख लेना। सब कुछ सिलेबस लिमिटेड है, फिर भी माइक्रो का बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है उनके छोटे छोटे सवाल आप देख लेना। क्वेश्चंस मैंने आप सभी को ढेर सारे दे रखे हैं पहले भी, उनको आप जितना कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिखा अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में देखो कितना ट्रेडिशनल पार्ट है पूरा ना, वो सारी चीज आप देख लेना। इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा 1948 की औद्योगिक नीति से लेके 91 तक, पंचवर्षीय योजनाएं, और पंचवर्षीय योजना से तो 3-4 सवाल आने यानी एकदम पक्के हैं, पंचवर्षीय योजना से आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन से आ सकता है, ये बिल्कुल श्योर है। 2023 की जो व्यापार नीति आई है इससे सवाल आ सकता है, ठीक है ना। सर आप भी आइए भोपाल में, हम लोग आपसे भी मिलेंगे, सच में बताइए। आप लोग डंडा लेके दौड़ाएंगे तो नहीं ना कि सर ने ठीक से पढ़ाया नहीं। हाँ, फिर मुझे उत्तर प्रदेश वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा, बताइए। हाँ, क्योंकि अभी भी आपके ग्रुप में ना कुछ लोग, मैं देखता रहता हूँ, कुछ लोग बराबर ऐसे मैसेज वगैरह करते रहते हैं। अभी एक लोग ने यूट्यूब पे जाके कमेंट किया था रिसेंट में, तो खैर वो आपके ग्रुप के काफी एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने यूट्यूब पे कुछ ऐसे कमेंट कर रखा था। तो वही है ना, मैं आऊं उधर मिलने आप लोगों से, और आप लोग जो है हाँ पूरा एकता बना के दौड़ाइए मुझे, बताइए। काफी दूर पड़ता है वैसे हमारे यहाँ से ना, भोपाल, मैं इलाहाबाद यूपी से हूँ, तो भोपाल यहाँ से काफी दूर है। बट अगर आप लोग मुझे तसल्ली दें कि आप लोग ठीक से मिलेंगे, है ना। सर सर क्या लिखा है, पूरा संरक्षण दिया जाएगा। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं, अगर मैं आता हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। आप लोग कब मिलना चाहेंगे, 5 को नहीं, एग्जाम देने के बाद मिलना चाहेंगे, है ना, बताइएगा। अभी मैं 2 बार भोपाल जा चुका हूँ, इसके पहले 2 बार मैं भोपाल इसके पहले जा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आता हूँ मान लीजिए, तो 6 को आप लोग मिलेंगे एग्जाम देने के बाद, ओके। चलिए देखते हैं जैसा होता है, एग्जाम के बाद 6 को तो कुछ डिसाइड। सर यूपी वाले होके मत डरो, हमारे मंदसौर में, अरे नहीं डर नहीं रहा, ये तो मैंने ऐसे ही बोल रखा, मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने मजाक मजाक में बोला। ठीक है, तो आप लोग 6 को मुझसे, अभी देखता हूँ अगर टिकट वगैरह यहाँ से कुछ मिलता है तो वो ये है। फिर आप लोग जो भी मिलना चाहें टच में रहिएगा, क्योंकि हम लोग कहीं एक ही जगह फिर मिल पाएंगे ना, एक ही जगह फिर सब इकट्ठा हो 6 को। चलो देखते हैं, जैसा होगा मैं ग्रुप में बता दूंगा आपको, है ना। अभी मैं टिकट वगैरह देख लेता हूँ।
अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखो फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाना। माइक्रो को आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इकोनॉमी को, ठीक है ना। चलो आप लोग इतने प्यार से बुला रहे हैं तो मैं आऊंगा, ठीक है ना। कोई भी टिकट मिल जाए, ठीक है, मैं आऊंगा। देखते हैं जैसा भी होगा बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, इस टॉपिक पे अपने आ जाना। माइक्रो को सबसे ज्यादा वेटेज देना, फिर इकोनॉमी को देना, फिर माइक्रो को देना, ट्रेड को देना, सांख्यिकी को। अब देखो अगर टॉपिक वाइज की बात करोगे, नेशनल इनकम से सवाल आना ही आना है। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर दो, मैं सिलेबस देख के कुछ बातें आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो, एक तो सवाल आपका, सर एग्जाम में सवाल कठिन आते हैं तो क्या करेंगे। देखिए अगर कठिन आएगा तो सबके लिए रहेगा ना। अगर सवाल कठिन आएगा तो वो तो सबके लिए रहेगा, डज नॉट मैटर। मेरिट कम जाएगी। अभी आप देखिए यूजीसी नेट का इस बार का क्वेश्चन पेपर इतना कठिन आ गया, इतना कठिन आ गया कि फिर क्या हुआ कि मेरिट ही लो चली गई। सर को मार्क्स भी बताने पड़ेंगे, हाँ ये बात तो है। ये तो है, अगर आप 6 को मिलेंगे तो ईमानदारी के साथ अपने मार्क्स भी बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हाँ तो ध्यान रखना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूरा ढंग से पढ़ लेना, अपकिरण की माप पूरा ढंग से पढ़ लेना, सह संबंध एक बार आप रिवाइज कर लेना। कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक क्या है, स्पीयरमैन का कोटि सह संबंध क्या है, इनके फार्मूले वगैरह जो भी हैं। सूचकांक में थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता, इनके अच्छा जो लास्ट पियरे का सूचकांक, पासे का, वो जितने मैंने फार्मूले वगैरह का एक वीडियो दिया उसको आप देख लेना। रिग्रेशन की मैंने एक वीडियो दिया उसको आप देख लेना। ये चीजें आप स्टैटिक्स में ध्यान देना। फिर आप बढ़ोगे जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना, शुरुआत में ही देखना एक टॉपिक है ना कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या होती हैं, उत्पादन संभावना वक्र क्या। अब ये देखो कॉमन सेंस टाइप के सवाल बनते, इसका मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था या जो भी पढ़ाया था वो आप एक बार देख लेना। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में आओगे तो यहाँ तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसमें शॉर्टकट में बात किया जाए। प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी में भी आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे कॉप डगलस वगैरह पढ़ लेना, उत्पादन फलन में आमतौर पे पूछे जाते हैं। मार्केट में सभी मार्केट हैं, ठीक है ना। ओलिगोपोली वगैरह तो मैंने आपको ढंग से पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ओलिगोपोली वगैरह में। नेशनल इनकम से सवाल निश्चित है आते हैं, तो नेशनल इनकम को भी ढंग से पढ़ लेना। मनी बैंकिंग में आरबीआई वगैरह को ढंग से पढ़ लेना। व्यापारिक बैंक क्या है, साख सृजन कैसे होगा, साख नियंत्रण कैसे होगा, साख नियंत्रण कैसे होगा, ध्यान में रखना। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी का पढ़ लेना, और पढ़ पाओ आप तो अप्रैल की पढ़ लेना, के बाद की नहीं पढ़ना, क्योंकि उसके बाद का फिर वो नहीं पूछेंगे इतना लेटेस्ट भी। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा किस अनुच्छेद में आया, कैसे है, क्या है, कौन कौन से कर समाहित किए गए, कौन कौन से नहीं किए गए, सारी चीज मैंने पढ़ाया है। आप क्लास देख लेना, अगर नहीं देखे हैं, देखे होंगे तो नोट्स बनाए होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी सब कुछ देखो पढ़ा रखा। अच्छा जब मैंने पढ़ाया था तो बराबर बताया भी था कि कहाँ से सवाल बन सकते हैं। बीओपी को एक बार ढंग से देख लेना, 2-3 सवाल आ सकते हैं। बीओपी ध्यान में रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट ध्यान में रखना, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूटीओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके भी इसमें पढ़ाया है, कोर्स में भी, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। आईएमएफ भी पढ़ लेना, वर्ल्ड बैंक भी पढ़ लेना, भले वो सिलेबस में ना रखा गया लेकिन मान लो पूछ ले तो, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमी में आ जाना। इकोनॉमी में देखो जितनी चीज मैंने पढ़ाई है ना, इसके साथ आप करंट का डाटा कर लेना, और इसमें प्रीवियस ईयर के जो सवाल तमाम मिलते हैं ना वो चीज आप कर लेना। मैंने भी कुछ प्रैक्टिस इकोनॉमी की कराई थी यूट्यूब पे, 5-6 क्लासेस उसके पहले भी करा रखी हैं। तो ओवरऑल देखो ना, पढ़ाई की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, पढ़ाई की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप जितना अधिक पढ़ पाए, जितने सवाल देख पाए, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं पे हम लोग रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मार्केट के क्वेश्चन कराऊंगा, मार्केट के एमसीक्यू आपको करवाऊंगा, साथ में कंज्यूमर सरप्लस को करवाऊंगा। और किसी ने क्या बोला था, फिर उसके अगले क्लास में मैंने क्या बोला, स्टैटिक्स का एक ही क्लास में पूरा फार्मूला वगैरह जो भी सिस्टम होता है तो ये सब मैं करवा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, मिलेंगे अगले क्लास में। बाकी देखते हैं, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मिलेंगे आपसे भोपाल में आपके एग्जाम होने के बाद, ठीक है ना। चलो, थैंक यू। टेस्ट वगैरह आप लोगों ने दे लिया ना, जो 5 टेस्ट आपको दिए गए हैं वो आप दे लेना एक बार, और वो क्वेश्चन वगैरह जो कुछ नए मिले उनको नोट कर लेना।
कोई दिक्कत आए तो बताना, ठीक है ना। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।